नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम देखेंगे। इस कवि की प्रमुख रचनाएं एवं इन्हें प्राप्त पुरस्कार और इनके प्रसिद्ध कथन पर भी हम एक नज़र डालेंगे। तो आइए हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद से संबंधित वीडियो बना रखा है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य ही देख लें। आपको मैं इसमें लिंक भी दे दूँगी। आइए अब हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो हमने पहला स्तंभ यानी छायावाद की जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसको उनके बारे में भी अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद महादेवी वर्मा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इनका मृत्यु काल 1977 ईस्वी माना जाता है। प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी द्वारा रचित काव्यों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। छायावादी रचनाएं उन्होंने 1918 से 1934 ईस्वी के बीच जो रचना की वो छायावादी रचना कहलाई। तो आइए देखते हैं छायावादी युग की कौन कौन सी रचनाएं हैं। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। अब हम इनकी प्रगतिवादी रचनाएं भी देख लेते हैं। 1935 से 1945 ईस्वी में जो इन्होंने रचना की वह प्रगतिवादी युग की रचना कहलाई। प्रगतिवादी युग में जो इन्होंने रचनाएं की उसमें से 3 प्रमुख है। युगांतर जो 1936 ईस्वी में जिसका समय है, और दूसरा है युगवाणी जिसका समय है 1939 ईस्वी, तीसरा ग्राम्या 1940 ईस्वी। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। 1946 से 1948 ईस्वी के अंतस चेतनावादी युग की रचनाएं, इसे भी हम देखते हैं। उसमें है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। ये दोनों 1947 ईस्वी की रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। युगांतर 1948 ईस्वी, युगपथ 1948 ईस्वी। मानवतावादी आध्यात्मिक रचनाएं इनकी है 1949 ईस्वी के बाद नव मानवतावादी युग। इसमें लोकायत 1964 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 ईस्वी, पतझर, अभिषेकिता, रजत शिखर 1951 ईस्वी, समाधिता, पौ फटने से पहले, शशि की तरी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, वापी 1957 ईस्वी। पंत जी की सर्वप्रथम कविता गिरजे का घंटा, यह कविता 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो
पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत की सर्वप्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम एवं रसवादिता की प्रधानता है, जबकि ग्रंथि और गुंजन रचना में उनका नारी प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। एक तरफ वीणा का कवि है जो प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की भी अवज्ञा कर बैठता है। छोर द्रुमों की मृदु छाया तोर प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो दूसरी तरफ गुंजन का कवि है जिसके लिए नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़कर है। आइए इसकी कुछ पंक्तियाँ को देखते हैं। तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार लग गई मधु के वन में ज्वाल, खरे किंसुक अनार कचनार लालसा की लौ से उठ लाल। युगांतर। यह रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। यह रचनावाद युग के अंत का घोषणा पत्र है। साथ ही इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है। कला और बूढ़ा चांद। रचना में कवि के द्वारा 1958 ईस्वी में रचित कविताओं का संग्रह किया गया है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा उत्तरा आदि में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है जो वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती है। युगवाणी। इस रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी बतलाया है। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से खादी के फूल शीर्षक से कविता लिखी थी। लोकायत। यह पंत जी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। इसके 2 खंडों एवं 7 द्वारों अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम खंड को बाह्य परिवेश एवं द्वितीय खंड को अंतश्चैतन्य नाम प्रदान किया गया है। यह इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। पंत जी की अंतिम काव्य रचना लोकायत मानी जाती है। अब हम देखते हैं इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। प्राप्त पुरस्कार में चिदंबरा, जिसमें रचना के लिए इनको 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि सुमित्रानंदन पंत थे। लोकायत काव्य के लिए इन्हें सोवियत भूमि लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए इनको 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। प्रसिद्ध कथन है, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। इनकी यह प्रसिद्ध कथन है। अन्य तथ्य, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। आचार्य
नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है। प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। महर्षि अरविंद द्वारा रचित भगवत जीवन द डिवाइन लाइफ से ये इतने प्रभावित हुए थे कि इनकी जीवन दिशा ही बदल गई। सुमित्रा नंदन पंत राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है, अतः कुछ लोग इन्हें रावणानुज भी कहते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध है। मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा पंत जी के द्वारा ही प्रारंभ की हुई मानी जाती है। इनका काव्य क्षितिज 1916 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक फैला। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत की श्रेष्ठ रचनाओं पर चर्चा की। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।